फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। इससे पहले हमने डेलकोन ऑफ एक्सपीरियंस, पीक्यूआरएसटी, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस, ये सारी चीजें हमने कवर कर दी हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ कि मृदु भाव के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रीतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को जबरदस्त रिकॉग्निशन है पूरे वर्ल्ड में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल अब्रॉड। इस टैक्सोनॉमी को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि इस टैक्सोनॉमी से आपको पता लगता है कि आप लर्निंग के किस स्तर तक पहुंच सकते हो। ब्लूम जो थे, उनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम का जन्म रशिया में हुआ। उसके बाद इनकी फैमिली मूव कर गई अमेरिका। वहां पर इन्होंने सीखते सीखते एक ऐसी चीज बना डाली जिसे नाम दिया जाता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करें तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो ओरिजिनल मॉडल था वो आया था 1956 में। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1956। इसका मतलब है 1956 में पहली बार बेंजामिन ब्लूम ने एक टैक्सोनॉमी प्रदर्शित की जिसे नाम दिया गया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जब बात आती है टैक्सोनॉमी की तो हमें यह पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। जैसे आप जानवरों को एक वर्गीकृत करते हो, नीची लेवल के, उससे ऊपर लेवल के, हाईएस्ट लेवल के, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये एक वर्गीकरण है। किस चीज का? लर्निंग का। इसका मतलब ये है कि जब आप लर्निंग के चरण देखते हो, ठीक है, तो आप लर्निंग के मैक्सिमम स्टेज पर पहुंच सकते हो या नहीं, तो इस चीज को इसके अंदर बताया गया है। बेंजामिन ब्लूम ने हमें क्या बताया? ठीक है, बेंजामिन ब्लूम ने बताया कि द ओरिजिनल टैक्सोनॉमी वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 डोमेन्स। इसका मतलब है लर्निंग के 3 चरण, 3 डोमेन होते हैं। डोमेन को इंग्लिश में भी डोमेन ही कहा जाता है। कभी ये पूछने लगो कि डोमेन को हिंदी में क्या कहेंगे, तो डोमेन को डोमेन की तरह ही याद रखें, डोमेन को हिंदी में डोमेन ही कहते हैं। तो 3 चरण होते हैं आपके। पहला होता है कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक पक्ष, जो आप अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा सीखते हो। दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है जो आप अपने इमोशन से सीखते हो, चाहे उसमें आपका मूड हो, ठीक है, चाहे एक्सट्रीम इमोशंस हो या नॉर्मल इमोशंस हो, ठीक है। और तीसरा होता है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर का मतलब होता है जो आप अपने हाथ से करते हो काम ना, साइकोमोटर। इसका मतलब क्या होता है? जैसे जो आप प्रैक्टिकली करते हो, जो आप अपने आप से करते हो, तो ये होता है आपका तीसरा, जिसे हम स्किल के रूप में भी मान्यता देते हैं। तो ये होते हैं आपके 3 डोमेन। एजुकेटर्स हैव प्राइमरी फोकस्ड ऑन द कोग्निटिव डोमेन। इसका मतलब ये है कि जब ब्लूम टैक्सोनॉमी डेवलप नहीं हुई थी, उससे पहले जो एजुकेशनलिस्ट थे, जो शिक्षाविद थे, उनका पूरा का पूरा फोकस कोग्निटिव डोमेन पे था। कोग्निटिव का मतलब होता है कि आप कैसे अपने माइंड को बेटर बना सकते हैं, कैसे आप उसमें जबरदस्त इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे एक ह्यूमन सीखता है। तो ये सब आ जाता था आपका कोग्निटिव डोमेन के अंदर। जब ब्लूम आए तो उन्होंने कहा कि कुछ और चीजें भी होती है जिससे आप सीखते हो। उसके अंदर अफेक्टिव डोमेन हो गया और आपका साइकोमोटर डोमेन हो गया। तो सर आगे बढ़ाइए। तो यहां पर आपको दिख रहा है 3 डोमेन। पहले वाला क्या बता रहा है? पहले वाला है आपका कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन का मतलब क्या है? नॉलेज बेस्ड डोमेन कंसिस्टिंग ऑफ 6 लेवल्स। इसका मतलब है ये जो डोमेन होता है ये नॉलेज के बेस पे होता है। और इसके अंदर कितने लेवल्स होते हैं, आपसे लेवल पूछे जाएंगे। पहला आपसे पूछ सकता है कि जो आपके लर्निंग के कितने डोमेन होते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी नाम दे दिया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी पूछा है, तो आपके 3 डोमेन होंगे। कैसे याद रख सकते हो? सिंपल, आपको याद रखना है कि बाबा ब्लूम ने आपको टोपी पहना दी। टोपी को आप क्या बोलते हो? कैप। यानी कि सी से आ जाएगा आपका
कॉग्निटिव डोमेन, ए से आ जाएगा आपका अफेक्टिव डोमेन और पी से आ जाएगा आपका साइकोमोटर डोमेन। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हम नॉलेज बेस्ड डोमेन का अध्ययन करते हैं और इसके चरण कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। ये चरण आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है एटीट्यूडनल बेस्ड डोमेन। इसका मतलब यह है कि आपके एटीट्यूड से रिलेटेड होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा डोमेन होता है जो आपके एटीट्यूड से रिलेटेड होता है, तो आपका जो अफेक्टिव डोमेन होता है, जिसे हम बोलते हैं इमोशन बेस्ड डोमेन, ये आपका साइकोमोटर डोमेन इज रिलेटेड टू स्किल। इसका मतलब क्या है? स्किल बेस्ड डोमेन कंसिस्टिंग ऑफ 6 लेवल्स। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हर एक लेवल के अंदर, हर एक डोमेन के अंदर आपके कितने लेवल्स होंगे। तो पहला जो आपका अफेक्टिव डोमेन होगा उसके अंदर 6 लेवल होंगे। जो आपका दूसरा लेवल होगा जिसे हम बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन, उसके अंदर 5 लेवल होंगे। और जो लास्ट का है जिसे हम बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन, उसके अंदर भी 6 लेवल होंगे। आप इस जानकारी को बहुत जल्दी भूल जाओगे क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बहुत जल्दी तेजी से भूलता है। ठीक है, 20 मिनट के अंदर आप 42% भूल जाते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आपको एक डिजिट याद रखनी है और वो है गोल्डन डिजिट, और उसका नाम है 656। ठीक है, क्या है? 656। इसका मतलब है अगर आपसे पूछेगा कॉग्निटिव डोमेन के अंदर कितने लेवल होंगे, तो 6 पकड़ लो, 6 डोमेन होंगे। अफेक्टिव के अंदर कितने होंगे? 5 डोमेन है, 5 लेवल है, तो 5 आपके लेवल होंगे अफेक्टिव डोमेन के अंदर। और जो लास्ट वाला है आपका, वो है आपका साइकोमोटर डोमेन। इसके अंदर आपके 6 लेवल्स होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपसे बात कर रहा है, द गोल ऑफ एन एजुकेटर यूजिंग ब्लूम टैक्सोनॉमी इज टू एनकरेज हायर ऑर्डर थॉट in their student by building up from lower level cognitive skill. Behavioral and cognitive learning outcomes are given to highlight how Bloom taxonomy can be incorporated into larger scale educational goals. Okay. तो यहाँ पर जो बाबा ब्लूम है वो क्या कह रहे हैं आपको? ठीक है, वो आपको कह रहे हैं कि जो आपके टैक्सोनॉमी है ये आपके एक तरीके से 2 भागों में बांट रखी है हमने। 2 भागों में कैसे बांटी है? इन्होंने कहा कि आप इसको 2 भागों में बांट सकते हैं और पहला लेवल जो होगा आपका उसे आपने नाम दिया है LOT। LOT मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग, और इससे ऊपर का जो लेवल होगा वो होगा आपका HOT, हॉट। यहाँ पे किसी लड़की की बात नहीं हो रही है। ठीक है, HOT का मतलब है हायर ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, तो भावनाओं में मत बहना, बिल्कुल एकदम टॉपिक पे रहना है। तो ये होता है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसका उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी लर्निंग स्किल को बेहतर कर सके। क्या आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आप पूरे के पूरे एक तरीके से जो एजुकेशन का जो फील्ड है उसके अंदर आप रिवोल्यूशन मचा दें, कि आपने कुछ नया क्रिएट कर दिया। आज आप ब्लूम टैक्सोनॉमी को ही क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसको वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन हासिल है। कहाँ के थे ये? थे रशिया के, अमेरिका में गए, अमेरिकन ही कहलाए। ठीक है, पूरी लाइफ वहां पे रहे और कमाल का इन्होंने योगदान दिया एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, तो आगे देखते हैं इनके बारे में और क्या पता चलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कॉग्निटिव डोमेन है ये एक प्रकार का मेंटल स्किल है। ठीक है, मेंटल स्किल यानी कि नॉलेज। नॉलेज में क्या आता है? जो भी फैक्ट्स आप पढ़ते हो, जो भी जानकारी आप इकट्ठा करते हो, वो सब आपका नॉलेज का पार्ट होता है। ठीक है, और साइकोमोटर जो डोमेन होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? साइकोमोटर, देखो ये तीसरे वाले पे आ गए हम सीधे एकदम। गौरव सर ने एकदम टापा मार दिया कॉग्निटिव से सीधे पी पे। ठीक है, तो ये होता है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या होता है आपका? मैनुअल या फिर फिजिकल स्किल। स्किल क्या होता है? स्किल एक प्रकार का फिजिकल स्किल होता है। ठीक है, और अफेक्टिव डोमेन आपका क्या होता है? ग्रोथ इन फीलिंग और इमोशनल एरियाज यानी कि एटीट्यूड। इसका मतलब है ये आपके फीलिंग्स से और इमोशनल एरिया से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में कुछ दिख रहा है।
तो कॉग्निटिव डोमेन जो होता है आपका, इसके अंदर क्या होता है, मोड ऑफ थिंकिंग और एग्जाम्पल एबिलिटीज। तो जो कॉग्निटिव डोमेन होगा ये आपका क्या होगा, थिंकिंग बेस होगा, ठीक है। और इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, मेमोराइजिंग आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, ये सब चीजें आ जाती हैं। अफेक्टिव डोमेन जो होगा आपका, इसमें आपके इमोशंस आ जाएंगे, ठीक है। इमोशंस, फीलिंग्स। इमोशंस क्या होते हैं, अप्रिशिएशन, जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है। जैसे हमने परसों आपको एक जो वीडियो जो हमने बनाई थी, जो कि सेकंड पार्ट था, पीओटी क्वेश्चन बैंक 7 का सॉल्यूशन, जबरदस्त वीडियो थी और बहुत ही कम व्यूज उसमें आए, पता नहीं क्या कारण रहा, शायद हमारे भी पढ़ाने में कुछ कमी रही होगी, ठीक है। बट आपने जो कमेंट किए वो काफी अप्रिशिएट करने वाले थे, वो काफी मोटिवेट करने वाले थे, ठीक है। तो वो होता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन किस में आता है, अफेक्टिव डोमेन में। साइकोमोटर में क्या आता है, एक्शन, डूइंग। इसका मतलब क्या है, एक्शन का मतलब क्या है, एक्शन का मतलब है आप एक्शन लेते हो, ठीक है। मान लिया जैसे आप अभी क्या हो, आप सीआईटीएस कर रहे हो, भाई आप टीचर बनने वाले हो ना, तो अभी जो आप सीख रहे हो, क्या आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, दूसरों को पढ़ा रहे हो, आपने अपने दोस्त को पढ़ाया कुछ, आपने अपने छोटे भाई को कुछ पढ़ाया, तो ये होता है एक्शंस, डूइंग। डूइंग का मतलब क्या होता है, कुछ करना। मान लिया आप प्रैक्टिकली अपने आप से कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, जैसे टाइपिंग, टाइपिंग आप अपने हाथ से सीख रहे हो, ठीक है, या फिर कोई गेम सीख रहे हो अपने आप से। पबजी की बात नहीं कर रहा हूँ, पबजी तो वैसे ही बैन होने वाला है, ठीक है। तो ये होता है आपका साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली 3 डोमेन होते हैं जिस पर बाबा बुलोम ने आपके बहुत ज्यादा जोर दिया, ठीक है। तो अगला देखते हैं आगे क्या आ रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो ब्लूम थे उन्होंने 2 चीजों पे जोर दिया। किस पे जोर दिया, एलओटी, लोअर ऑर्डर थिंकिंग, और एक होता है आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है। तो जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग होता है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग जो होता है उसके अंदर कौन कौन से चरण आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो चरण आते हैं वो आते हैं आपके रिमेम्बरिंग। पहला जो आपका होगा, ये जो इन्होंने आईएनजी वाले दे रखे हैं ना, ये इन्होंने नए वाले मॉडल के अनुसार दे दिए हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा गौरव सर जरा इसको आगे बढ़ाएं स्लाइड को, ठीक है। तो अभी जो आपके सामने है ये है आपका ब्लूम्स का ओरिजिनल मॉडल। कौन सा ओरिजिनल, बिल्कुल एकदम बढ़िया मॉडल, जबरदस्त बाबा ब्लूम का मॉडल। सबसे पहली जो इसके अंदर स्टेज होती है वो कौन सी होती है, नॉलेज की स्टेज होती है। नॉलेज, नॉलेज क्या होता है, अच्छा चलो नॉलेज तो होता है, जो भी होता होगा भाई। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है ये, ठीक है। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि, नॉलेज को देखते हैं पहले। नॉलेज का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जानकारी होना, ठीक है। जैसे आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में रट्टा मार लिया, क्या रट्टा मार लिया कि आपके इसके अंदर 6 लेवल होंगे। पहला नॉलेज होगा नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, फिर आपका एप्लीकेशन, रट्टा मार लिया आपने। हो सकता है आप 10 दिन बाद भूल जाए, या हो सकता है 2 दिन में भूल जाए, ठीक है। तो ये होता है आपका जो आपको अपने ऊपरी तौर से पढ़ा कि हाँ भाई आपका एक मॉडल होता है जिसके अंदर 6 लेवल होते हैं और इसके अंदर ये लेवल होंगे। दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है क्या आप इस जानकारी को किसी दूसरे को बता सकते हो, क्या आप अपनी लैंग्वेज में इस जानकारी को दूसरे को समझा सकते हो। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन किस चीज से बना है, कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मतलब किसी भी जानकारी को दक्ष तरीके से, बेस्ट तरीके से सीख लेना, ठीक है, कि आप उसे अपनी भाषा में किसी दूसरे को समझा सको, पढ़ा सको। तो वो होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन तक तो खैर जैसे तैसे समझ में आ गया। फिर कॉम्प्रिहेंशन के बाद होता है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। क्या आपने जो जानकारी सीखी है क्या आप उसको अप्लाई कर रहे हो। मान लिया आप टीचर बनने वाले हो, मान लिया कि आप तो खैर बन ही गए ठीक है, तो टीचर तो आप हो ही खैर। तो आप टीचर हो, क्या आपने जो टीचिंग के बेसिक्स है क्या आप उसको अप्लाई कर रहे हो। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप एप्लीकेशन में ला रहे हो, ठीक है। तो ये होता है आपका एप्लीकेशन लेवल। और इसके बाद आता है आपका एनालिसिस लेवल।
तो एनालिसिस लेवल के अंदर आपका क्या आता है? एनालिसिस के अंतर्गत आता है कि आप छोटी छोटी चीजों को, ठीक है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, ठीक है, उसको आपने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। मान लिया जैसे आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आप को क्या करते हो, एनालिसिस करते हो कि हाँ मैंने यहाँ पर गलती की, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है। तो ये होता है आपका एनालिसिस का फेज। इसके अंदर आप क्या करते हो, अपनी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं, क्या आप उसको एनालाइज कर पा रहे हो? क्या आपने ये नोट किया कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा था? क्या आपने नोट किया कि जब आप पढ़ा रहे थे तो उस समय आप किस तरीके से बोल रहे थे, किस पिच पे बोल रहे थे, आप कितनी स्पीड से बोल रहे थे? तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आ जाती है आपके एनालिसिस लेवल में। उसके बाद आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस समय क्या आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कि मतलब जैसे आपको पता चला कि आपकी ये मिस्टेक्स है, आप यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हो, तक तो आपने क्या कुछ सोचा कि आप किस नए तरीके से आप उसको सुधार सकते हो, ठीक है। ये होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में आप क्या करते हो, कुछ एक नया तरीका ढूंढ लेते हो कि हाँ इस तरह से मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। और सबसे ऊपर का जो लेवल होता है इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन के बारे में आप सबको पता है। इवेल्यूएशन आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। इवेल्यूएशन में क्या करते हो, आप एक तरीके से आंकते हो कि मैं कितना इफेक्टिव रहा एज ए टीचर, जो मैंने पढ़ाया मैं कितना इफेक्टिव रहा, क्या मैं अपने संदेश को अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाया। तो ये होता है आपका इवोल्यूशन मॉडल। तो मैं गौरव सर को चाहूंगा कि आप भी थोड़ा बताएं, पता नहीं कहाँ ये गुम हो रखे हैं, जल्दी से बताएं सर इसके बारे में आप अपने आप से जो बता आपको अतिरिक्त। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या चीज आपका, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके बुम साहब आए, इन्होंने क्या कहा कि जो आपके सीखने के जो आपके ऑब्जेक्टिव है उस पर उन्होंने फोकस किया, और फोकस करके उन्होंने क्या बनाया, बुम्स टैक्सोनॉमी। क्या बनाया उन्होंने, बुम्स टैक्सोनॉमी। और उन्होंने ये कहा, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जो लोग है जो इनकी सोच उनकी अलग अलग है, तो उनका ये मानना था कि अगर आप एजुकेशन बेस्ट बनना चाहते हो, अगर आप अपनी टीचिंग को, अपने लर्निंग को मतलब बेस्ट, अगर आप अपनी टीचिंग को हाई लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, अपने सोच को चेंज करना पड़ेगा। किसको, आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। और अपनी सोच को कैसे चेंज करोगे, जब आप एजुकेशन के मामले में अगर हाई लेवल पर अगर पहुंच गया, तो आप कहीं ना कहीं अपने सोच को, अपने थिंकिंग को चेंज कर सकते हो। तो उन्होंने किस पे फोकस किया, आपके हाई लेवल पे फोकस किया। यहाँ पे देखो आप, उन्होंने कहाँ पे फोकस किया, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो लर्निंग हो, टीचिंग हो, बिल्कुल बेस्ट हो, यानी जो आपके सीखने के जो आपके ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल बेस्ट हो, तो आपको हाई लेवल पे जाना है। कहाँ पे जाना है आपका, आपको जाना है HOT पे, यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे जाना है। इसके लिए आपके अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। और उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बताया कि अगर आपका जो एक तरह से जो आपके लर्निंग का जो ऑब्जेक्ट है, इसके आप कॉन्सेप्ट को, इसके प्रोसेस को, इसके प्रिंसिपल को आप एनालिसिस करना है आपको, और उसका क्या करना है, एक तरह से सिंथेसिस करना है। क्या करना है, सिंथेसिस करना है। साथ साथ उन्होंने ये बताया कि आप जब एक तरह से एनालिसिस करोगे, सिंथेसिस करोगे, तो आपको क्या करना है, हाई लेवल पे तो जाना है आपको। कहाँ जाना है आपको, हाई लेवल पे जाना है। पर आपको ये जरूरी है कि जब आप हाई लेवल पे जाओ, तो आपके नीचे का जो लेवल है आपने इसको कंप्लीट कर लिया हो, तभी आप हाई लेवल पे जा सकते हो। अगर आपने ये चीज, नीचे वाला जो चीज है, यानी कि आपने अगर लो ऑर्डर थिंकिंग अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, इसको कंप्लीट नहीं किया है, तो आप अगर हाई लेवल पर अगर पहुंच भी गए, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। अब क्लियर क्यों नहीं होगा, क्या रीजन है, इसके बारे में अच्छे से थोड़ा सा देख लेंगे क्या रीजन है। उन्होंने मेन फोकस किस पे किया था, तो उन्होंने फोकस ये किया था कि आपके जो लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि आप अपनी थिंकिंग को चेंज करो। और कैसे करोगे, आप अपने जो लेवल है, जो भी एक तरह से टीचिंग कर रहे हो, आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग में जाना है। और जाने से लिए आपको क्या करना है, आपको जो नीचे के लेवल है, आपके लो ऑर्डर जो थिंकिंग लेवल है, इसको आपको पूरा करना है। अब देखो क्या चक्कर है, आप इसको पूरा कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे स्लाइड पे आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आता है नॉलेज। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपके ये बन जाते हैं कि नॉलेज हम किसे कहते हैं, नॉलेज होता है क्या है, इसके अंदर आपका क्या क्या आता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। नॉलेज हो चाहे आपके रिमेम्बरिंग हो, इसके आपके 4 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं, इसके 4 आपके एलिमेंट होते हैं। जिसको जिसको पता है कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकता है कि जो आपके नॉलेज होते हैं या फिर आपका जो रिमेम्बरिंग होता है, इसके कितने एलिमेंट होते हैं। तो इसके आपके 4 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होता है, पहला हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरा हो रिटेंशन, तीसरा होता है रिकॉग्निशन, चौथा होता है रिकॉल। यानी कि नॉलेज किसे कहते हैं, नॉलेज हमारे क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसको बनाए रखना, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको स्कैन करना,
और उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है आपका नॉलेज हो गया। अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, क्या मतलब होता है, यानी कि एक तरह से अगर सिंपल भाषा में समझने की अगर कोशिश करें हम, तो एक छोटा बच्चा है उसको हमने पढ़ा दिया ABCD, तो ये चीज क्या है, ये चीज आपका क्या हो गया, ये आपका नॉलेज हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है ये होता क्या है, रियलिटी में इसका मतलब क्या होता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो चीज आपने यहाँ पे सीखा था, जैसे आपने ABCD यहाँ पे सीख लिया, अब आपने क्या किया, जो चीज आपने वहां पे सीखा था, ठीक है, उसको क्या किया आपने, एक सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, या फिर हम ये बोल सकते हैं आपने उसको एक अपने लैंग्वेज में या फिर किसी अदर लैंग्वेज में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। आप इस समझने के लायक हो गए, जो चीज आपने वहां पर सीखा था, रिकॉल किया था, उसको क्या किया आपने, एक तरह से डिफरेंट सिंबॉलिक फॉर्म में आपने चेंज कर लिया। यानी जो मैसेज आपने वहां पे क्या किया था, स्टोर किया था और रिकॉल किया था, उसी मैसेज को आपने क्या किया, एक डिफरेंट सिंबॉलिक फॉर्म में आपने क्या किया, उसको एक तरह से चेंज कर दिया इन्फॉर्मेशन को। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आपने क्या किया, उसको एक अपने अदर लैंग्वेज में उसको चेंज कर दिया। यानी कि क्या हुआ, आपको सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चीजों को आपने क्या किया, डिस्क्राइब किया था। क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। और यहाँ पे आपने क्या किया, उस चीजों को एक्सप्लेन कर दिया आपने। यहाँ पे क्या किया, डिस्क्राइब किया, और यहाँ पे क्या किया आपने, एक्सप्लेन कर दिया। यानी आप यहाँ पे समझने के लायक हो गए। जो चीज आपने यहाँ पढ़ा था ABCD, अब आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉय होता है। ठीक है, आप यहाँ पे समझने के लायक हो गए। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बस एक इन्फॉर्मेशन के काम कर रहा था, अब वो वही इंफॉर्मेशन आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, या फिर बोलते हैं इसको हम अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे शायद आपको चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन। अगर आप जो चीज यहाँ पे आपने सीखा है, कन्वर्ट किया है, अगर आप उसके प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं करते हो, यहाँ पे अगर आप क्या आता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व आ जाएगा, इसको यहाँ पे अप्लाई करना आ जाएगा, आपका यूज करना आ जाएगा। यानी जो भी आपने आइडिया लेके आया, उस आइडिया को आप सॉल्व करो, उसका यूज करो। तो ये चीज होता है आपका एप्लीकेशन होता है। यानी जो चीज यहाँ पे सपोज कर, यहाँ पे आपने फॉर्मूले पढ़ लिए, मैथ के फॉर्मूले पढ़ लिए, यहाँ पे आपने समझ लिया कि इन फॉर्मूलों का हाँ अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप समझने के लायक हो गए यहाँ पर। और यहाँ पे क्या किया आपने, उन फॉर्मूलों का यूज करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया आपने, उन फॉर्मूलों को आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो शायद आपको एप्लीकेशन का भी क्लियर हो गया कि एप्लीकेशन हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। एप्लीकेशन में क्या है कि आपने क्या किया, जो आपके सामने एक प्रॉब्लम थी, या आपने के सामने एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को क्या किया आपने सॉल्व किया, और साथ ही साथ क्या किया, उसका एक तरह से जनरलाइज क्या किया आपने, उसको एक तरह से उसका यूज भी कर दिया। क्या किया, उसको आपने यूज कर दिया। तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे 3 लेवल कौन कौन से थे। ये हमारे लो लेवल थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि आपको हाई लेवल पे जाना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे क्रिएटिंग पे पहुंचना है, या फिर यहाँ पे इवोल्यूशन पे पहुंचना है, एनालिसिस पहुंचना है, अगर आपको यहाँ पता ही नहीं है कि ABCD क्या होता है, A फॉर एप्पल होता है, कि आप एप्पल को कैसे अप्लाई करोगे, जब ये चीज पता ही नहीं है, तो भाई तो आप एनालिसिस उसका कैसे कर सकते हो, आप उसका इवोल्यूशन कैसे कर सकते हो, आप चीजों को क्रिएट कैसे कर सकते हो। ये चीज जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना, नीचे के A फॉर एप्पल क्या होता है, B फॉर बॉय क्या होता है, आप समझो कैसे अप्लाई कैसे करोगे। तो उन्होंने यही कहा कि भाई आपको हाई ऑर्डर पे तो जाना, आपको अच्छी बात है, आप अपने जो एक लर्निंग का जो ऑब्जेक्ट है, आप उसको हासिल करने के लिए हाई लेवल पे तो जा रहे हो, पर नीचे के लो लेवल आप प्राप्त इसको एक तरह से कंप्लीट करने के बाद ही आप ऊपर जा सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस के बारे में कि एनालिसिस क्या होता है। अब देखो एनालिसिस में क्या होता है, हम कि एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चीजों को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे क्या था आपके पास कि आप यहाँ पे चीजों को क्या कर रहे थे, आप अपने चीजों को यहाँ पे आपने सेपरेट कर दिया। क्या किया, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेपरेट है वो किससे रिलेटेड होता है, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसके कौन से लेवल से रिलेटेड होता है आपका सेपरेट। तो ये होता है आपका एनालिसिस से। तो आपने जो चीज पढ़ा उसको आपने यहाँ पे क्या किया, सेपरेट कर दिया। और सेपरेट करने के बाद जो चीज आपका एक तरह से एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया ना, एक बड़ा सा पार्ट था वो, आपने उसको सेपरेट किया, जब आपने इसको अलग कर दिया, आपने डिवाइड कर दिया उसको, तो क्या हुआ, वो छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। आप छोटे छोटे कंपोनेंट में जो डिवाइड हुआ है, आप उसका अगर स्टडी करो, क्या करो उसको, आप उसका स्टडी करोगे या फिर उसका एनालिसिस करते हो। तो ये चीज होता है आपका एनालिसिस फेज में। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं भाई कि सिंथेसिस में होता क्या है। ठीक है, तो सिंथेसिस में देख लेते हैं सिंथेसिस में होता क्या है। ठीक है, हमें यहाँ पता चल गया कि जो हमारा एनालिसिस में क्या था, हमने चीजों के यहाँ पे अपने प्रॉब्लम को क्या किया, एक तरह से सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करने के बाद जो इसके एलिमेंट हुए, इस एलिमेंट का हमने स्टडी कर दिया। ये हमारे किस में था, एनालिसिस में।
अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिंथेसिस में क्या होता है, फिर हमें चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंथेसिस में क्या है। सिंथेसिस में क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम थी, यहाँ पे चीजों को आपने डिवाइड कर दिया था और उसको स्टडी कर दिया था, तो भी एक प्रॉब्लम में फॉर्म क्रिएट हो गया था ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्रॉब्लम था और यहाँ पे भी प्रॉब्लम आता है, पर यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है आप प्रॉब्लम को क्या करते हो, एक तरह से जोड़ देते हो, क्रिएट कर देते हो। यानी कि आप अपने प्रॉब्लम को यहाँ पे जो आपने डिवाइड किया था उसी प्रॉब्लम को आपने क्या किया, यहाँ पे एक तरह से जोड़ दिया। आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने उस इंफॉर्मेशन को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद आपने क्या किया, उसको एक तरह से क्रिएट कर दिया। यहाँ पे जो आपने एक तरह से सेपरेट किया था उसी चीज को यहाँ पे क्या किया, आपने क्रिएट कर दिया। पर आपको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, जो यहाँ पे क्रिएट होता है एक और जो आपका रिवाइज वाले में क्रिएट है, दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे जो चीज आपने सेपरेट किया था उसी ओरिजिनल कंटेंट को ही आप एक तरह से क्रिएट करते हो। तो जो रिवाइज्ड वाला है उसमें जो आपका क्रिएट है, वहां पे आप कुछ नया क्रिएट करते हो, वो पुराना वाला नहीं रहता, आपका ओरिजिनल नहीं रहता, आप वहां पे कुछ नया क्रिएट करते हो। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि इवोल्यूशन में होता है क्या आपका। ठीक है, तो इवोल्यूशन में क्या होता है आपका, इवोल्यूशन में क्या होता है, कोई बताएगा क्या होगा इसका। तो आप यहाँ पे क्या करते हो इवोल्यूशन में, आप इवोल्यूशन में क्या करते हो, कोई बताएगा इसमें से। तो इवोल्यूशन में क्या करते हैं हम, एक तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, यानी कि हम उसके लेवल की जांच करते हैं कि जो हमने नीचे के 5 प्रोसेस किया है उसमें से जो हमारा लेवल है क्या हमारा सही है, हमारी क्या उसकी एफिशिएंसी सही है, क्या उसकी क्वालिटी सही है, क्या उसका जजमेंट सही है, ठीक है, या उसकी एफिशिएंसी सही है नहीं। एक तरह से क्या करते हैं, हम उसका इवोल्यूएट करते हैं। क्या करते हैं, इवोल्यूएट करते हैं। तो शायद आपके यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। ठीक है, आपको और पूछता है कि हमने क्या किया, इसको 2 लेवल में डिवाइड किया, एक हाई लो लेवल, एक हाई लेवल। साथ साथ अगर देखा जाए तो जो ऊपर के जो 3 लेवल है यहाँ पे कोई लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं, क्योंकि नीचे के 3 लेवल तक सीमित किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो नीचे के आपके 3 लेवल है ये आपके हाई स्कूल में आ जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट में आ जाता है। पर जो ऊपर के जो लेवल आपके ये आपके किस में आ जाते हैं, आपके ये आपके ग्रेजुएट स्कूल में आ जाते हैं। तो शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर है। अगले स्लाइड में देखते हैं अगला स्लाइड क्या है आपका, प्रेम सर। तो आपने देख लिया कि जो आपका ओरिजिनल मॉडल है वो कब आया था, 2001 में आया था। लेकिन जब हम बात करें कि इसका जो रिवाइज मॉडल है वो कब आया, किसने दिया, तो लॉरेन एंडरसन, ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ब्लूम। इसका मतलब है लॉरेन एंडरसन जो कि एक स्टूडेंट थी बेंजामिन ब्लूम की, और डेविड क्राथवुल। ठीक है, डेविड क्राथवुल कौन थे, इन्होंने ये जो थे ये ब्लूम के साथ एक उनके कलीग थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मिलकर एक नया टेक्सोनोमी बनाया। इनको लगा कि यार केवल एक इतना ही काफी नहीं है, ये जो हमने टेक्सोनोमी बनाया है मतलब इसके अंदर हम कुछ सुधार कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ सुधार किया। पहले जो आप टेक्सोनोमी थी वो क्या थी, वो नाउन के ऊपर बेस थी, और जो नई टेक्सोनोमी आई वो है वर्ब के बेस में। वर्ब में क्या होता है, वर्ब में आपको क्या होता है, वर्ब होती है आपकी जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है, जिसके अंदर आपका क्या होता है, आईएनजी लगता है। तो यहाँ पर जो आपकी रिवाइज टेक्सोनोमी होगी इसके अंदर जो भी आपके लेयर्स होंगी, जो भी आपके लेवल्स होंगे, तो इसके अंदर जो भी लेवल्स होंगे उनको जो भी नाम दिया जाएगा उसमें आईएनजी जरूर होता है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी आपकी रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी है या फिर आपकी ओल्ड टेक्सोनोमी है। ठीक है, तो ये जो आपको किसने दिया, लॉरेन एंडरसन। कैसे याद रख सकते हो, कोई ट्रिक बता सकते हो। चलो ठीक है, अभी हम आप देखते हैं कि आपने कितना सीखा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसके अंदर जो आपका लाइव कमेंट सेक्शन है उसके अंदर लिखें कि आपके जो डोमेन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जल्दी से लिखें कि आपने कौन कौन से डोमेन के बारे में अभी अभी सीखा। देखते हैं किसकी खोपड़ी कितनी तेज है। ठीक है, दीपाली चौरसिया, ओके, दीपा गुप्ता, विपा गुप्ता, ओके, स्टीव, काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये होता है आपका डोमेन। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में आपसे ऐसे क्वेश्चन दागते रहेंगे ताकि आपको नींद से जगाए रखे हम। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी की। किसके द्वारा दी गई, इनके एक फॉर्मर स्टूडेंट थे जिनका नाम था लॉरेन एंडरसन। ठीक है, तो लॉरेन एंडरसन और इनके एक कलीग थे जिनका नाम था डेविड क्राथवुल। उन्होंने मिलकर ये नई रिवाइज टेक्सोनोमी बनाई। देख लेते हैं इसके बारे में क्या सीखने को मिलता है। आगे बढ़ाएं सर।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके अंदर जो भी आपके लेवल्स हैं उसके अंदर आईएनजी जरूर है, ठीक है। जो आपका नॉलेज था, नॉलेज को नाम दे दिया गया रिमेम्बरिंग, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन था, कॉम्प्रीहेंशन को नाम दे दिया गया अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को नाम दे दिया गया अप्लाइंग, और जो एप्लीकेशन था उसको आपने नाम दे दिया एनालाइज, ठीक है। और ये जो आपके ऊपर के 2 लेवल है, इसमें क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रिमेम्बरिंग क्या होता है। रिमेम्बरिंग का मतलब होता है सीखना, याद करना, ठीक है। तो मैं चाहूंगा गौरव सर इसको थोड़ा और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करें सर। तो यहाँ पे देखो, रिमेम्बरिंग अभी आपको मैंने बताया था आपको, ठीक है। एक चीज और देखना, जो ये चीज है आपका, ये लगभग सही है, पर यहाँ पे एक चीज गलत यहाँ पे मेंशन मुझे लग रहा, जो ये कि आइडेंटिफाई लिखा हुआ, कंपेयर लिखा हुआ, ठीक है, ये आपका एनालिसिस में नहीं आता। कंपेयर आपका कहाँ पे आता है, ये आपका इवोल्यूशन में आता है, ठीक है। और आइडेंटिफाई कहाँ पे आता है, ये आपका रिमेम्बरिंग है, उसमें आता है आपका क्या कहते हैं, रजिस्टर, जो आपका नॉलेज होता है उसमें आता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, इसके ऊपर मत जाना। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कंपेयर जो है ये आपका एक्टिव और ये किसका आपका, तो ये आपका इवोल्यूशन का होता है, ये आपका एनालिसिस का नहीं होता। ये किसका होता है, इवोल्यूशन का होता है। और आइडेंटिफाई किसका होता है, तो आइडेंटिफाई होता है आपके नॉलेज का होता है। किसका होता है, नॉलेज हो गया चाहे रिमेम्बरिंग हो गया, इनका नहीं होता है। एनालिसिस का क्या होता है आपका, एनालिसिस का आपका सेपरेट हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। एनालिसिस का क्या होता है, चीजों को सेपरेट करना होता है, ठीक है, सेपरेट करना। और भी जो चीज होता है, और जो प्रॉब्लम सोल्व वगैरह किसमें आता है, ये आपका आता है एप्लीकेशन में। इसके बारे में अभी हम देखेंगे अगर आप अभी टॉपिक आ गया, ठीक है। तो रिमेम्बरिंग में क्या है, जो आप चीजों को एक तरह से क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो। क्या करते हो, चीजों को एक्सप्लेन करते हो, यानी जो चीज है आपके पास एक्सप्लेन, डिस्क्राइब करते हो, सॉरी, जो चीजों को डिस्क्राइब करते हो वो आपका रिमेम्बरिंग में आता है। जैसे कि आपने कुछ बता दिया कि आपको ये चीज याद कर लो, ये आपके नॉलेज में आ गया। अंडरस्टैंडिंग में क्या है, आप यहाँ पे सीखने के लायक हो जाते हो। जो चीज आपने वहां पे पढ़ लिया उसको आप सीखने के लायक हो जाते हैं। एक तरह से क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्सप्लेन करना सीख जाते हो, और साथ ही साथ एक तरह से अपना आउटलाइन बताना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करना सीख जाते हो, उसको अप्लाई करना सीख जाते हो, यूज करना सीख जाते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना यहाँ पे सीख जाते हो। एनालिसिस में क्या है कि एनालिसिस में आप क्या करते हो, आप यहाँ चीजों को सेपरेट करते हो, और सेपरेट करने के बाद जो उसके एलिमेंट है आप उस एलिमेंट का स्टडी करते हो, ठीक है। और एवोल्यूशन में क्या करते हो, उसको एक तरह से जस्टिफाई करते हो। क्या करते हो, जस्टिफाई करते हो, यानी कि आप उसके लेवल पे जांच करते हो, उसको कंपेयर करते हो। कंपेयर अगर आपका एवोल्यूशन में आएगा, आपका एनालिसिस में नहीं आता आपका, ठीक है। अब लास्ट है क्रिएटिंग। अब देखो पिछले वाले सेशन में क्या था, पिछले वाले में था आपका वहां पे सिंथेसिस था, और यहाँ पे क्रिएटिंग आ गया। अब दोनों में क्या अंतर है, सिंथेसिस में क्या था कि जो आपने यहाँ पे चीजों को ब्रेक किया था एनालिसिस में, यानी कि ब्रेक करने के बाद आपने उसका क्या किया था, स्टडी किया था, और उसके बाद उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया था, और अरेंज करने के बाद उस ओरिजिनल कंटेंट को आपने क्या किया था, क्रिएट किया था। तो आपका सिंथेसिस में था। पर यहाँ पे क्रिएटिंग में क्या है, आप हाई लेवल पे पहुंच चुके हो, यानी कि आपने रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग और एनालिसिस और इवोल्यूटिंग को आप एक से क्या कर सकते हो, कवर कर लिया आपने। अब लास्ट में कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए क्रिएटिंग पे, यानी आप यहाँ पे इस लायक बन चुके हो कि आप कोई भी चीज, नया चीज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज आपका कहाँ पे आता है, क्रिएटिंग में। जब आपसे पूछा जाए कुछ नया बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो आपका क्रिएटिंग में आ जाएगा। या फिर कुछ जो आपके पास पहले ओरिजिनल कंटेंट था उसी को आपने क्रिएट किया, तो आपका सिंथेसिस में आ जाएगा। तो शायद यहाँ पे चीजें आपको क्लियर है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगले स्लाइड में भी आपका वही चीज बताया गया है आपका, वही, ठीक है, कि रिमेम्बरिंग पहले आपसे पहले तो पूछ लेते हैं कितने आपके लेवल होते हैं। तो आपके कितने लेवल हो गए, 6 आपके। कौन कौन सा हो गया आपका, रिमेम्बरिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, अप्लाइंग हो गया, एनालाइजिंग हो गया, इवैल्यूएटिंग हो गया, और क्रिएटिंग हो गया। तो शायद आपके यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रेम से बताएंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से आपके एक्टिवर होते हैं। जो पेपर में आपसे पूछा भी जाता है कि कौन कौन से एक्टिवर होते हैं आपके नॉलेज के लिए, कौन सा एक्टिवर होता है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए कौन सा होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, और इवोल्यूशन का भी कौन सा एक्टिवर होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में दोलन प्रेम से बता रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गौरव सर एक जरा स्लाइड पीछे करना। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, सबसे निचला जो लेवल है आपका, ये क्या है आपका, रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग में क्या आता है, कैन द स्टूडेंट रिकॉल और रिमेम्बर द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या आपका स्टूडेंट है वो जानकारी को याद रख पा रहा है, ठीक है, याद रख पा रहा है, और उस जो जानकारी है क्या उसको रिकॉल कर पा रहा है। रिकॉल का मतलब क्या होता है कि मतलब हमने उससे पूछा अचानक से, ठीक है, क्या वो उसको याद कर पा रहा है।
ठीक है, तो ये जो स्टेज होती है जिसके अंदर आपका ऐसा होगा कि आपका जो स्टूडेंट है वो जानकारी को याद कर पा रहा है या नहीं याद कर पा रहा है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा, तो वो हो जाएगी आपकी रिमेम्बरिंग की स्टेज। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव वर्ब आएंगे ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। क्या क्या इसके अंदर एक्टिव वर्ब आएंगे आपको दिख रहा है, डिफाइन, डुप्लीकेट, मेमोराइज, लिस्ट, रिकॉल। ठीक है, देखो आर वाले तो काफी ज्यादा आ रहे हैं, रिकॉल, रिपीट, रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई मिलेगा आर वाला तो उठा के सीधे रख देना आर के पास, यानी रिमेम्बरिंग के पास। ठीक है, यानी कि रिमेम्बरिंग की जो स्टेज होगी उसके अंदर ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, बस ये याद रखना डुप्लीकेट है, लिस्ट है, मेमोराइज है। थोड़ा आपको समझ में आ भी रहा होगा कि हाँ ये हमने क्यों रखा है इसमें। इससे ऊपर का जो लेवल होता है, कैन द स्टूडेंट एक्सप्लेन आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स, इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होता है उसमें क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ चुका है, और चूंकि वो कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ चुका है तो वो किसी दूसरे को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर एक्सप्लेन जो वर्ड है ये इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि अब ये जो आपका स्टूडेंट है ये अब दूसरों को बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है, इसके अलावा ये कर सकता है रिकॉग्नाइज कर सकता है। रिकॉग्नाइज कैसे, कि मतलब क्या रिकॉग्निशन होगा। ठीक है, लोकेट कर सकता है। लोकेट मतलब, लोकेट मतलब लोकेट का मतलब होता है कि लोकेशन वगैरह, मतलब लोकेट का मतलब होगा कि जान सकता है कि मतलब क्या है, क्या चीज है ये। ठीक है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब इसको पहचान सकता है। डिस्कस कर सकता है। ठीक है, देखो ये जो वर्ड है ना डिस्कस, ठीक है, इसको इसकी जगह कभी कभी क्या होता है डिस्कशन दे देता है। फिर डिस्कशन आपका ब्लूम्स के अंदर कौन सी स्टेज में आता है, तो ये आता है आपका अंडरस्टैंडिंग की स्टेज में। तो जो आपकी तीसरी स्टेज होती है ये होती है अप्लाइंग। कैन द स्टूडेंट यूज द इंफॉर्मेशन इन ए न्यू वे, इसका मतलब है क्या जो स्टूडेंट है वो जो जानकारी उसने इकट्ठी की है जिसको वो समझ भी चुका है, क्या उसको वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है अप्लाइंग। एनालाइज के अंतर्गत क्या आता है, कैन द स्टूडेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स। एनालाइज में क्या होता है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो उसके बीच में क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज्यादा बेटर है। ठीक है, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसने बांट लिया और उसको एनालाइज कर रहा है कि मेरे लिए क्या इन्फॉर्मेशन ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, इवेल्युएशन, इवेल्युएटिंग का मतलब क्या होता है, वो उसको एक तरीके से इवेल्युएट कर रहा है कि हाँ ये जो जानकारी मेरे को इस सोर्स से मिली है ये बहुत ही बढ़िया है। और क्रिएटिंग का मतलब क्या होता है, क्या वो अपने आप से कुछ क्रिएट कर पा रहा है, तो ये होता है आपका हाईएस्ट लेवल ब्लूम्स न्यू टेक्सोनॉमी। आपने इसमें नोट किया होगा कि सारे के सारे जो भी आपके जो लेवल्स हैं उसमें क्या होगा आपका आईएनजी जरूर है, क्योंकि ये वर्ब है। पहले आप क्या था नाउन यूज कर रहे थे, नाउन को कन्वर्ट कर दिया गया वर्ब्स में। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर सारे वर्ब्स यूज होंगे। तो यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपसे पूछता है यहाँ पे कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किस पे ज्यादा फोकस किया था, तो इसने किया था आपको कॉग्निटिव डोमेन पे। ठीक है, जो आपका रिवाइज आया था उसमें तीनों आ गए, तो वो अभी हमारे सिलेबस में ज्यादातर जो है कॉग्निटिव वाला ही है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। तो सबसे पहले जो 1956 बनाती है आपका ओरिजिनल था, और ये किस पे बेस्ड था, तो ये आपके नाउन पे बेस्ड था। पर जो 2001 में आया ये किस पे आधारित था, तो ये आपके वर्ब पे आधारित था। यहाँ पे जो आपके नाउन थे वो वहां पे कहाँ पे कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे आने के बाद किस में कन्वर्ट हो गए, तो ये हो गया आपके वर्ब में। पहले यहाँ पे नॉलेज था, उसको हमने क्या किया, रिमेम्बरिंग आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या किया उसका नाम हमने चेंज कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब वो आपका हमने अंडरस्टैंडिंग में चेंज कर दिया, एप्लीकेशन को हमने अप्लाइंग में चेंज कर दिया, और एनालिसिस को हमने एनालाइज या फिर एनालाइजिंग में चेंज कर दिया, और सिंथेसिस को हमने क्या किया, हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंज किया। यहाँ पे दो चीज को हम इंटरचेंज किया। हमने क्या किया, यहाँ पे इवोल्यूशन को हम यहाँ पे नीचे लेके आ गए, इसको इवोलेटिंग या फिर इवोलेट के नाम से चेंज कर दिया। और जो यहाँ पे सिंथेसिस था, हमने सिंथेसिस को थोड़ा सा हाई लेवल पे चले गए, और सिंथेसिस को हमने किसके साथ इंटरचेंज कर दिया, तो हमने क्रिएट के साथ चेंज कर लिया। ठीक है, तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने सिंथेसिस को इसके साथ चेंज किया, हमने क्रिएट के साथ हमने चेंज किया। और दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है, हल्का फुल्का अंतर है, अगर देखा जाए तो ज्यादा अंतर नहीं होता आपके। ये जो आपके मतलब है या आपके सेम है, यहाँ पे क्या है, आपने जो चीजों को यहाँ पे ब्रेक किया था, जो सेपरेट किया था, और सेपरेट करने के बाद आपने क्या किया था, वहां पे आपने उसकी स्टडी किया था आपने। ठीक है, और स्टडी करने के बाद आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने यहाँ पे चीजों को क्रिएट किया था। यानी जो चीज आपने डिवाइड किया था उसी ओरिजिनल कंटेंट को आपने क्या किया था, यहाँ पे असेंबल किया था, फिर डिजाइन किया था, फिर क्रिएट किया था। पर यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे इस काबिल बन चुके हो, इस लायक बन चुके हो कि आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। तो
तो ये आपका क्रिएटिंग हो गया आपका। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इनके एक्टिव वर्ड क्या होते हैं। तो हम एक्टिव वर्ड देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो अगर टाइम मिल गया तो आज क्वेश्चन भी कर लेंगे आपको, ठीक है। और आज क्वेश्चन अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बात करने में कॉग्निटिव स्किल में जो आपके 6 स्टेप है, इनके आपके क्या क्या होते हैं, ठीक है। इनके जो एक्टिव वर्ड होते हैं क्या क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेम सर भी बताएंगे आपको। फिर आगे चलते हैं। एक्टिव वर्ड आपके यहाँ पे नॉलेज के एक्टिव वर्ड दिया हुआ है। यहाँ पर आपके सामने आ रखा है, ठीक है। अच्छा गौरव सर, एक स्लाइड जरा पीछे करना जरा। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से एक कंपैरिजन स्टडी दिखा रखी है कि ये जो हम बात कर रहे हैं अलग अलग लेवल की, चाहे वो ओल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो या रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो, ये हम किस में कर रहे हैं, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये किस साल में ये पब्लिश हुई, ये डेटा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो डेट है आपका, जो पहली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो सबसे पहले आई वो 1956 में आई, ये आपको याद रखना है। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, ठीक है, इसका आप कुछ ना कुछ बना ले, देख ले, क्योंकि हम नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। आप इसको अगर याद करना चाहें तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारा 1947 ईयर था उसमें हमें आज़ादी मिली थी, आज़ादी के 9 साल बाद ये टैक्सोनॉमी आ गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीके से यहाँ पे हमने एक तरीके से एक थोड़ा स्टोरी बना दी इसके बारे में। तो यहाँ से 9 डिजिट निकल के आएगी, 47 में आप 9 जोड़ देंगे तो 56 आ जाएगा। तो 56 में कंफर्म ये ब्लूम टैक्सोनॉमी आई, ठीक है। और इसी तरह से जो आपकी रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी आई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 2001 में आई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका दे रखा है, ये हम शुरुआत का जो हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी था उसी से ले रखा है। सबसे लोएस्ट लेवल है एलओटी जिसे हम बोलते हैं। एलओटी का सबसे पहला लेवल है नॉलेज। नॉलेज के अंदर आपको हमने बता दिया था कि क्या होगा, एक तरीके से आपको हल्का फुल्का ज्ञान होगा, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको डीपली नॉलेज नहीं होगी, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। जैसे एक उदाहरण के रूप में, अगर मान लिया एक छोटा बच्चा है, उसे हमने बता दिया कि ब्लूम्स को हमने ऐसे रटा दिया कि भाई एक ब्लूम थे, ठीक है, इसमें इतने लेवल होते हैं, तो वो रट तो लेगा कि हाँ भाई ब्लूम के अंदर 6 लेवल थे या 3 डोमेन थे, बट क्या उसे इतनी नॉलेज होगी, क्या उसे समझ पाएगा? वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो होता है आपका नॉलेज लेवल, ठीक है, यानी कि रट्टाफिकेशन जो लेवल होता है। तो रट्टा मारना बहुत ईजी होता है, तो रट्टाफिकेशन का जो लेवल होता है ये होता है नॉलेज का लेवल, ठीक है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत सतही तौर से जानकारी है। अब यहाँ पर जो एक्टिव वर्ब आएंगी वो बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी एक्टिव वर्ब आएंगी यहाँ पर? ऑर्गेनाइज, ठीक है, रिप्रोड्यूस, मैंने आपको बताया था ना आर वाली जो होती है, ठीक है, आर में पीछे भी आई थी जो, ठीक है, स्टेट, सेलेक्ट, आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये जो है इस तरह की आपकी एक्टिव वर्ब इसके अंदर नॉलेज के जो लेवल होगा उसके अंदर आ जाएंगी। गौरव सर आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे देखो पता होना चाहिए प्रॉपर आपको, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पेपर पूछा जाता है आपका, पूछ लिया जाता है फिर डिफाइन जो होता है, ठीक है, और जो आज का डिस्क्राइब होता है आपका, चाहे आपसे नाम वगैरह पूछ लेगा आपसे, किसी जैसे आप पंचायत वगैरह लिख देगा, पूछेगा कि जो चीज है आपका किस में आएगा, नॉलेज में आएगा या फिर आपके रिमेम्बरिंग में आएगा, किस में आएगा आपको तो पता होना चाहिए वहां पे। अगर कोई किसी प्लेस का नाम दे दिया जाए वहां पे, मैच दे दिया जाए आपको, या फिर डिस्क्राइब शब्द आ जाए, डिफाइन शब्द आ जाए, आइडेंटिफाई आ जाए, सेलेक्ट आ जाए, स्टेट आ जाए, ऑर्गेनाइज आ जाए, प्रोड्यूस आ जाए, रिप्रोड्यूस आ जाए, तो ये सब जो भी आप आपके सामने आएंगे तो ये किसमें होगा, नॉलेज में। नॉलेज में क्या होता है, आप बेसिकली प्रिंसिपल जानते हो, आप वहां पे पर्पज जानते हो और प्रोसीजर जानते हो, ठीक है। ये सब जो किस में आता है, आपका नॉलेज में आता है, ठीक है। आप इसको एक्सप्लेन नहीं जानते हो, इसकी थ्योरी नहीं जानते हो, आपको नॉर्मल पता होता है प्रिंसिपल क्या है, उसका पर्पज क्या है और प्रोसीजर क्या है उसका, ठीक है। बाकी आपके देखेंगे अंडरस्टैंडिंग में आपका क्या क्या होता है, आपका कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पता कर लो कि जो आपके डिफाइन है, डिस्क्राइब है, ये सब आपके कहाँ पे आते हैं, ये आपके नॉलेज में आ जाते हैं, ठीक है। अगले में देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्या क्या आता है। कॉम्प्रिहेंशन का जो लेवल होता है उसके अंदर आप किसी भी थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ लेते हो, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंड का से मिलके बना है ये कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है जो टॉपिक है वो आपने कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है अच्छे तरीके से समझ लिया है। कॉम्प्रिहेंड से ये मिलके बना है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या हुआ, आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया,
अब आप इस टॉपिक को किसी को भी समझा सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये जो लेवल होगा आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन का लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन का लेवल ये होता है। इसके अंदर जो आपका एक्टिव वर्ब आएंगी वो बेहद इंपॉर्टेंट होती है। एक्टिव वर्ब कौन सी आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव वर्ब जो होगी वो कौन सी होगी, डिस्कस, ठीक है। इसके अंदर डिस्कस एक एक्टिव वर्ब आती है, इसमें लिखा नहीं रखा है, ठीक है। तो डिस्कस हो गया, इसके अलावा प्रिडिक्ट हो गया, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्विश का मतलब है कि आप पहचान सकते हो, ठीक है। इन्फर, इन्फर का मतलब ये यही होता है कि आपके पास दो या दो से अधिक आपके पास जानकारी है, उसमें आप क्लियरली आप एक तरीके से बता सकते हो कि कौन सी जानकारी एक्यूरेट है। एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप एस्टिमेट बनाते हो ना, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। नरेट, नरेट का मतलब क्या होता है, नरेट का मतलब होता है सुनाना। मान लीजिए जैसे आपको किसी के सामने बोलना है, नरेट करना है, उसकी बात कर रहा है। समराइज का मतलब क्या होता है कि अपनी भाषा में एक तरीके से समरी की फॉर्म में बता देना किसी भी जानकारी को, उसे बोलते हैं समराइज। गिव एग्जाम्पल, इसका मतलब है कि ये जो लेवल होगा आपका कॉम्प्रिहेंशन का लेवल, इसमें आप अपने हिसाब से जो आपको उचित लगता है आप एग्जाम्पल दे सकते हो, अपने आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन हो गया, एक्सप्लेन मतलब आपको क्लियर हो गया कि एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि आप जो जानकारी अभी तक आपके पास थी, आप इसमें कुछ और अतिरिक्त जानकारी आप अपने हिसाब से इसके अंदर दे सकते हो। जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जो आपको ट्रिक वगैरह बताई, कैप वाली ट्रिक आपको बताई या और कोई ट्रिक बताई, ये एक्सटेंड किया हमने आपको, कहीं पे लिखा हुआ थोड़ी ना है, हमने थोड़ा ना कहीं पढ़ा ये सब, ठीक है। हमें जो एक तरीके से हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम जितने टाइम से जो टीचिंग करा रहे हैं उसकी वजह से एक तरीके से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें कुछ नया चीज ऐड किया है हमने, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो गया, जनरलाइज। जनरलाइज का क्या मतलब होता है, एक तरीके से जनरल तरीके से बता देना। तो ये सारी के सारी जो एक्टिव वर्ब्स हैं आपकी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आती है आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्टेज के अंदर। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। सबसे पहले दो तीन आपको याद होना चाहिए, जो आपका एक्सटेंड होता है या फिर एक्सप्लेन होता है, ठीक है। डिस्क्राइब तो आपका किस में आ गया था, एक्सप्लेन ये आपका आता है कंप्रिहेंशन में, चाहे अंडरस्टैंडिंग में। और जो आपका डिस्क्राइब था आपका, ठीक है, वो आपका आता है कहाँ पे, नॉलेज में आता है। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगली साइड में देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या पे कौन कौन से एक्टिवर होते हैं और एप्लीकेशन में क्या चीज होता है आपका। यहाँ पे एक लाइन और आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, जो आपका वहां पे था क्या चीज था, अंडरस्टैंडिंग था या फिर नॉलेज था। वहां पे क्या कर रहे थे आपको, वहां पे फॉर्मूला, वहां पे क्या पता था आपको, पर्पज पता था, प्रिंसिपल का प्रोसीजर पता था। पर आपने क्या किया, इस पर्पज को, इस फॉर्मूले को, आपने प्रिंसिपल को क्या किया, आपने एक फिगर के फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया उसको। क्या किया आपने, उस चीजों को आपने अंडरस्टैंडिंग करना, आपने समझना उसको स्टार्ट कर दिया। यानी कि आपने जो मैसेज था आपके पास, जो इन्फॉर्मेशन था, आपने क्या किया, उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, चेंज करना आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज हमारा किस में होता है, कंप्रिहेंशन में होता है। तो अगले देखते हैं कि आपका एप्लीकेशन के आपके कौन कौन से एक्टिवर होते हैं और एप्लीकेशन में आप चीजों को क्या करते हो। एप्लीकेशन का मतलब होता है जो जानकारी आपने एक्वायर की है। एक्वायर मतलब जो जानकारी आपने इकट्ठा की है, क्या आप उसको किसी एप्लीकेशन में यूज कर पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप एप्लीकेशन की स्टेज में पहुंच चुके हो, ठीक है। एप्लीकेशन की स्टेज में क्या होता है, मान लिया टीचिंग के जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो आपके बेसिक रूल्स होते हैं, क्या आप उसे एप्लीकेशन जब आप पढ़ा रहे हो उसको आप यूज कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीज होती है इसके अंदर क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं, जो जानकारी हमने सीखी है उसको अप्लाई करते हैं। बट इसके अंदर क्या है कि जो एक्टिव वर्ब है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या होती है एक्टिव वर्ब, इसके अंदर कौन कौन सी आएगी, मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है कि आप अगर ये जो जानकारी है, क्या इसको अपने हिसाब से एक तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे कि थोड़ा आगे पीछे करके बता सकते हो, ठीक है। मॉडिफाई, मॉडिफाई का क्या मतलब होता है, यानी कि थोड़ा और उसके अंदर सुधार कर दिया, ठीक है। सोल्व का क्या मतलब होता है, सोल्व का मतलब है मान लिया कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जो जानकारी आपने सीखी है, क्या आप उस जानकारी से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे हो। अगर आप सोल्व कर पा रहे हो इसका मतलब क्या है, आप एप्लीकेशन में ला रहे हो। इसके अलावा और क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब कुछ नया बना देना। इसके अलावा जो दो चार है ये भी कुछ सिमिलर टाइप की है, तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि मॉडिफाई, मैनिपुलेट हो गया आपका, यूज हो गया, सॉल्व हो गया, शो हो गया, कंबाइन हो गया, ऑपरेट हो गया, तो ये अच्छा डेमोस्ट्रेट हो गया। ये सब आपके किसके एक्टिव वर्ड हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसके हैं, या आपके एप्लीकेशन के हैं। आपसे पूछ लेगा, मॉडिफाई आपको दे देगा ये किससे रिलेटेड है, तो आपके एप्लीकेशन से। यूज है, ये आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपके एप्लीकेशन से। ऑपरेट हो गया, सॉल्व हो गया, शो हो गया, ये आपसे किससे रिलेटेड है,
तो ये आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अब हम देखते हैं कि एनालिसिस का पे कौन कौन से एक्टिवर होते हैं और एनालिसिस का मतलब होता क्या है। यहाँ पर जो एनालिसिस का मतलब होता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई भी अगर मान लिया प्रोसेस है, ठीक है, ये जो हमारी थ्योरी है ये बेसिकली लर्निंग से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि जब आप लर्न कर रहे हो, ठीक है, तो आपने जो चीज सीखी है तो आप उसको क्या छोटे छोटे भाग में उसको तोड़कर क्या आप उसे एनालाइज कर सकते हो? क्या आप उसके छोटे से छोटी जो कमियां हैं क्या आप उसे एक तरीके से समझ सकते हो? तो ये होता है आपका एनालाइज। तो एनालाइज में क्या आ जाता है आपका? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब अंतर करना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? ये भी एक प्रकार से अंतर करना ही होता है। डिसमेंटल का क्या मतलब होता है? अगर आपके पास कोई मशीन है, आपने उसके पुर्जे पुर्जे खोल गिरे, उसे बोलते हैं डिसमेंटल। तो ये क्या कर रहे हो आप? आपने एक एक पुर्जा निकाल दिया, आप उसको डिसमेंटल कर दिया, आप उसके छोटे छोटे जो पुर्जे हैं उसको क्या कर रहे हो? आप एक तरीके से समझ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है आपका? सब डिवाइड। सब डिवाइड भी आपका यही हो गया, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया। इंडिकेट, ठीक है, इंडिकेट। इसके अलावा आपका क्या होता है? सेपरेट। सेपरेट करना मतलब होता है प्रिंट आउट आ जाता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो ये जो स्टेज होगी इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? सेपरेट आ जाएगा। सेपरेट का मतलब ये होता है अलग करना। मान लिया आपके पास कोई एक बड़ी मशीन है, उसके पुर्जों को आपने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, आप उसका अवलोकन कर रहे हो। इस चीज को जब आप लर्निंग में इसको आप यूज करोगे, ठीक है, लर्निंग में भी आप कर सकते हो, टीचिंग में भी आप कर सकते हो। मान लिया आप कुछ पढ़ा रहे हो तो आप अपने आप को देख सकते हो कि मैं कहाँ पर मैंने मिस्टेक की पढ़ाते हुए, ठीक है, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि कैसे मैं और सुधार कर सकता हूँ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा जो पोस्चर था वो सही नहीं था, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरी जो आवाज थी बहुत ज्यादा तेज थी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये सारी चीजें आ जाती है। तो अगली जो आपकी स्टेज आ जाती है ये आती है सिंथेसिस की स्टेज। सिंथेसिस में क्या होता है? सिंथेसिस में आप एक तरीके से कुछ नया करते हो। मान लिया आपने देख लिया कि मैं इस जगह पर इस इंस्टेंट पर मिस्टेक कर रहा हूँ। मान लिया आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए आपकी आवाज काफी ज्यादा, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो आपने क्या कर लिया? एनालाइज कर लिया। या आपने ये चीज नोट करी कि जो भी आप पीपीटीज वगैरह यूज कर रहे हो उसके अंदर आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट डाल रहे हो, तो वो आपने क्या कर सकते हो? वो आप यहाँ पे सुधार कर सकते हो। सिंथेसिस में क्या होता है? सिंथेसिस में यही तो होता है कि आप अपनी गलतियों को एक तरीके से इम्प्रूव करते हो, जो गलतियां की हैं आपने उसको आप रेक्टिफाई करते हो, दूर करते हो, ठीक है। और दूर करने के अलावा और क्या होता है कि यहाँ पे आप कुछ एक नया इनिशिएटिव लेते हो, क्रिएटिव काम करते हो, जिससे कि जो गलती आपके पास पहले हो रही थी वो नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो एक्टिव वर्ब आएंगी वो कौन कौन सी आ जाएगी? यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो, रीराइट। रीराइट मतलब अगर आप पहले कुछ लिख रहे थे, ठीक है, वो आपने क्या कर दिया? दोबारा से सही तरीके से लिखा। रिवाइज। रिवाइज का मतलब ये होता है कि आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि जैसे मैं कल पढ़ा रहा था तो फिल्टर वगैरह पढ़ा रहा था जो कि डायोड वगैरह में होता है यूज, वो मैं ठीक से समझा नहीं पाया। बाद में मैंने उसको लेक्चर को बाद में मैंने उसको बुक वगैरह में अच्छे से पढ़ा, उसको अच्छे से समझा। तो एक प्रकार से वो जो मेथड था वो सिंथेसिस का मेथड था, क्योंकि मैंने गलती कर दी, वो गलती मैंने एक्सेप्ट करी, एनालाइज कर लिया उसका। अब मैंने कुछ एक इम्प्रूवमेंट किया, मैंने बुक को काफी देर तक पढ़ता रहा, समझने की कोशिश करता रहा, एनिमेशन वीडियो वगैरह देखी, तो वो एक तरीके से क्या हो गया? एक क्रिएटिव तरीका हो गया, सिंथेसिस कर लिया मैंने उसका कि हाँ मैं ऐसे सुधार कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा ये जो है आपका डिजाइन है, क्रिएट है, ठीक है। क्रिएट क्या होता है? कुछ बनाना, ठीक है। और रीऑर्गेनाइज। रीऑर्गेनाइज का क्या मतलब है? मान लो कोई पीपीटी बनाई है, पहले बिल्कुल कचरा पीपीटी बना रखी थी, दुनिया भर का उसके अंदर टेक्स्ट डाल रखा था हमने। उसके बाद में हमने क्या किया? 6x6 का रूल यूज किया, ठीक है, 10 20 30 रूल यूज किया। इसके अलावा और क्या यूज किया? इसके अलावा और भी जो रूल्स वगैरह होते हैं वो यूज कर लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन एक्टिव वर्ड्स का सिंथेसिस के अंदर यूज करते हैं। आगे बढ़िए सर।
और ये जो आपकी स्टेज है लास्ट, इवेल्यूशन, इवेल्यूशन क्या होता है? इवेल्यूशन में तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से लास्ट में आप क्या करते हो, रिजल्ट देखते हो कि हाँ मेरी जो लर्निंग है या मेरी जो टीचिंग है वो कितनी इफेक्टिव रही, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, एक तरीके से जज करते हो। तो इवेल्यूशन को तो आप एक तरीके से भूल ही जाइए, ठीक है, क्योंकि ये तो आपकी लास्ट स्टेज है। लास्ट में तो आपको क्या करना था, जज करना था कि मैं कितना कामयाब रहा, एज ए टीचर में कितना कामयाब रहा, या एज ए लर्नर जो मैंने सीखा उसको सीखने में मैं कितना कामयाब रहा। तो यहाँ पर जो आपकी एक्टिव वर्ब्स आ जाएंगी, जज आ जाएगी, जज मतलब जज कर रहे हो आप, ठीक है। और एक तरीके से यहाँ पर क्या है, अप्रिशिएट। अप्रिशिएट कब करते हो आप, जब आप अच्छे से सीख जाते हो, तो अप्रिशिएट आता है यहाँ पे। कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब क्या होता है कि ये जो जानकारी सीखी है आपने, एक तरीके से ये आपकी बौद्धिक क्षमता में काफी इंप्रूवमेंट ले आती है, तो इसको हम बोलते हैं कंक्लूड का मतलब होता है एक तरीके से जोड़ना, ठीक है। शायद और कंपेयर, ठीक है। कुल मिला के आप इसमें जज वगैरह याद रख लें, जज करते हो आप, ठीक है। और कंसाइज का मतलब ये होता है कि, कंसाइज का मतलब होता है बिल्कुल आप संक्षिप्त रूप से किसी चीज को बता पा रहे हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आप जज वगैरह एक इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक्टिव वर्ब है वो याद रखें। इससे मिलते जुलते अगर आएंगे तो वो आपकी किस में आ जाएगी, इवोल्यूशन स्टेज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो गौरव सर आगे आप बताएं जरा। यहाँ पे देखो, अभी आपको हमेशा पता होना चाहिए, कंपेयर शब्द हमेशा कंफ्यूज करता है कि कंपेयर शब्द आपका एनालिसिस में आएगा, किस में आएगा। तो ये आपका इवोल्यूशन में आता है, किसमें आता है, आपका इवोल्यूशन में आता है, ठीक है। बस सजेस्ट आ गया आपका, जज आ गया, कंस्टेस्ट आ गया, कंसाइस आ गया, ठीक है। ये सब जब भी आपके सामने आएंगे तो आपको समझ जाना है कि किसके बारे में बात कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि इवोल्यूशन के बारे में पूछ रहा हो। और इवोल्यूशन में क्या होता है, आप एक तरह से आप देखते हो कि जो आपने इवोल्यूट किया, सबसे पहले पता होना चाहिए कि इवोल्यूशन में क्या करते हो आप। इवोल्यूशन में क्या करते हो आप, वहां पे चीजों को जज करते हो। क्या करते हो, चीजों को जज करते हो कि क्या चीज है जो आपने पढ़ाया, उसकी एफिशिएंसी क्या है, जो चीज आपने रिवोल्यूट करे उसका कितना करेक्टनेस है, उसमें कितना सही है। आप उसके रियलिटी को जज करते हो। आप अपने क्या कहते हैं, एक्यूरेसी को देखते हो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। इन सब मिला के क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हम उस चीज को इवोल्यूट करते हैं, चीजों को जो देखते हैं कि हमारा जो लेवल है, स्टैंडर्ड क्या है, हमारा कुछ इंप्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ। तो उसमें आपके कंपेयर आ गया, सजेस्ट आ गया, जज आ गया। तो इस चीज से जो भी आता है आपका, ये आता है आपके इवोल्यूशन के। आप कमेंट सेक्शन में जवाब मुझे ये दे सकते हो, जो एक्सप्लेन होता है ये किसका एक्टिव वर्ब है। क्या ये आपका नॉलेज का है, क्या आपके एक तरह से अंडरस्टैंडिंग का है, या फिर कंप्रिहेंशन का, या फिर एनालिसिस क्या हो, मतलब किसका है आपका। आप जवाब दे सकते हो। जो आपका एक्सप्लेन है ये किसका है, और जो डिस्क्राइब है एक्टिव वर्ब ये किसका है, और एक होता है आपका सेपरेट, ये किसका एक्टिव वर्ब है। तो आप तीनों को कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। और जो अगला जो हमारा इसका नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम ये देखेंगे जो बूम्स टैक्सोनॉमी से करीब 35 क्वेश्चन मैंने तैयार कर लिया है, करीब 30 से 35 क्वेश्चन मैंने बूम्स टैक्सोनॉमी को बना लिया है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप जरूर देखिएगा। उसमें कि जो थ्योरी आपको पढ़ाया गया, इसी थ्योरी से करीब आपके 30 से 35 क्वेश्चन बूम्स टैक्सोनॉमी पे, ठीक है। करीब 35 क्वेश्चन अगले सेशन में लेके आने वाले हैं। तो जो इसका नेक्स्ट सेशन आप उसको स्किप करना, उसको एक तरह से भूलना मत उसको, ठीक है। अगर आपने वो चीज स्किप कर दिया तो उसमें से करीब आपके 3-4 क्वेश्चन पक्का पेपर में मिलेंगे। तो आप बहुत कुछ मिस कर पाओगे, मिस कर दोगे आप, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगले क्लास में हम जो चीज पढ़ा हमने, हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। जो चीज आज हमने बूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा, इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगला क्लास मिस जरूर ना करें। अगर मिस कर जाओगे तो आप बूम्स टैक्सोनॉमी के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप मिस कर जाओगे। प्रेम सर अभी आपको एक पोएट्री सुनाएंगे, फिर आज के लिए हम आपसे एक तरह से कल मिलेंगे फिर, ठीक है प्रेम सर। तो उम्मीद है आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। और जाते जाते एक खूबसूरत पोएट्री आप सबके लिए। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इधर उधर है कई मंजिलें, इधर उधर है कई मंजिलें, चल सको तो चलो, बने बनाए है साचे, जो ढल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश, हिफाजतों की रवायत बदल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा,
खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। थैंक यू सो मच। तो जिसको आज का सेशन अच्छा लगा, जिसने अगर लाइक नहीं किया, मैं देख रहा हूँ बहुत कम लाइक है यहाँ पे, इतने मेंबर जुड़े हैं और लाइक बहुत कम है, तो जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। कोई भी अपना फीडबैक है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो जाके वहां पे कि आपको सेशन कैसा लगा। और जो ग्रुप है उसमें भी आप एक दूसरे से फीडबैक दे सकते हो कि हम अपने आप को और कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार मैं दोबारा और बताता हूँ आपको, जो इसका अगला पार्ट है आप उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको अगले सेशन में मिल सकते हैं आपको, ठीक है। आपसे उसमें एक्टिवर पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसने दिया, उसमें जितने भी क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके सारे क्वेश्चन हम अगले सेशन में लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो अगला जो भी होगा आपका, अभी हम शाम को ले सकते हैं, कल ले सकते हैं, जैसे भी है हम आपको अपडेट कर देंगे। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट, आप उसको देखना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।